नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क पे हमने आज फिर एक बार डॉक्टर प्रभात कौशिक को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और अपना एपिसोड चर्चा ए शिक्षा को आगे ले जाते हुए आज डॉक्टर आई वांट टू टेल यू हम थोड़ा सा इस टॉपिक से डिफ़र करके आज हम शिक्षक के बारे में भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली हमारे स्टूडियो में बहुत सारे कॉल्स आए हैं फ़ीस को लेकर और सैलरी को लेकर। फ़ीस पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं कि भाई फ़ीस कितना देना है, क्या देना है, और टीचर्स कॉल कर रहे हैं कि उनके सैलरीज़ का क्या है। ऑल्सो आई वांट टू नो कि हालात लॉकडाउन के बाद स्कूलों का क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग एक जल्दी से रैप अप कर लेते हैं इसी टॉपिक के उसमें अंडर में। तो आप हमें पहले बताइए कि ये टीचर्स के सैलरी और स्कूल स्टूडेंट्स के फ़ीस का कैसे करना है। आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन रेज किया है चित्रा जी। इस समय सभी पेरेंट्स, सभी स्कूल्स और स्कूल्स का स्टाफ एक बड़े ही अजीब दौर से गुजर रहा है। स्टाफ को नहीं पता कि कल उसका चूल्हा जलेगा कि नहीं। बिल्कुल। पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं जो मेरे पास पैसा है इसको फीस में जमा करूं या अभी इसकी होर्डिंग करूं, पता नहीं कितने दिन चलेगा। जबकि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, ले ऑफ नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा और नॉन वर्किंग डेज की भी तनख्वाह दी जाएगी। मगर इन टोटलिटी यदि देखा जाए तो उन पेरेंट्स के मन में भी एक अजीब सा फियर है कि ये पैसा जो मेरे पास है, जो सैलरी मेरी आ रही है, इसको मैं आगे के लिए प्रिजर्व करके रखूं या बच्चे की फ़ीस जमा करूं। तो फीस जमा ना होने की वजह से बहुत सारे स्कूल्स को मैं जानता हूं जहां मार्च की तनख्वाह भी स्टाफ को नहीं मिली है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स को मैं जानता हूं जहां जो लास्ट क्वार्टर की फ़ीस थी, जो पेरेंट्स, कई पेरेंट्स होते हैं जो थोड़ा लेट लतीफ़ फ़ीस जमा करते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर जो बनता है उस क्वार्टर में फ़ीस जो जमा होनी चाहिए थी कुछ लोगों ने नहीं की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फसल का पैसा आ जाएगा, कुछ कहीं और से आ जाएगा, उस तरह से कुछ करके अपनी प्लानिंग करते हैं, तो लास्ट क्वार्टर की फ़ीस भी वो मार्च में जाके जमा करते हैं। मार्च में लॉकडाउन हो जाने से स्कूल्स में जो पैसा आया करता था, जिससे खर्चा मार्च का चलता था, वो पैसा नहीं आया और स्कूल्स अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाए। और मार्च की सैलरी तो बहुत बड़ी संख्या में स्कूल्स हैं जो अभी भी नहीं दे पाए हैं। आज हम 22 तारीख को बात कर रहे हैं, 22 तारीख को भी स्टाफ को सैलरीज बहुत सारे स्कूल्स में नहीं मिली है। अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज यह है कि आपके देश में करीब 4 लाख स्कूल्स हैं, करीब 40 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। अब इनका एम्प्लॉयमेंट देखें तो करीब करीब 4 मिलियन के आसपास आपका एम्प्लॉयज़ का वर्कफोर्स है। अब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये सब उसी समाज का पार्ट हैं जो ये सुन रहे हैं कि इंडस्ट्री में ले ऑफ नहीं होगा, किसी भी जॉब से किसी को निकाला नहीं जाएगा, सैलरी लगातार मिलेगी। मगर स्कूल्स के कंपैरिजन में, स्कूल के एरिया में यदि हम सोचते हैं तो स्कूल्स कहते हैं मैं देने को तो तैयार हूँ, मैं तो देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा अपना स्टाफ बनाना बहुत मुश्किल है। एक बार यदि स्टाफ टूट गया या छूट गया तो ऐसी सिचुएशन में मगर वो दे कहाँ से? ना उसके बैंक में पैसा है, ना उसके पास फीस आ रही है। और मैं बहुत सारे पेरेंट्स को भी एक बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जैसे मैं अपने यहाँ भी देख रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद आगे बढ़कर आ रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हमारा स्टाफ भूखा नहीं रहना चाहिए, हम मदद करना चाहते हैं, हम फीस देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो समाज में जो इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि ठीक है 3 महीने की फीस नहीं दे सकते तो 1 महीने की दे दें, ठीक है, पूरा एडमिशन चार्जेस इस समय नहीं दे सकते तो पार्टली कुछ पे कर दें जिससे कि सैलरी स्टाफ की निकल जाए। तो दोनों ही पहलू हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, जिनको लगता है कि अभी मुझे पैसा अपने पास होल्ड करके रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास वाकई पैसा नहीं है, जैसे असंगठित क्षेत्र के लोग, उनके पास पैसा, काम नहीं तो पैसा नहीं, तो ऐसे लोग भी हैं, उनकी भी मजबूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े ही खुले दिल से स्कूल की तरफ सोच रहे हैं कि मेरे स्कूल के अध्यापक, मेरे स्कूल के बाकी स्टाफ परेशान ना रहें, तो मैं उनको जितना भी संभव है, जितना मेरे पास एक्स्ट्रा है वो जमा करूं। अब जैसे
हमने एक मार्मिक अपील करी थी अपने पेरेंट्स को कि भाई जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम बताए, उसमें हम भी मदद करेंगे। जी। किसी तक राशन पहुंचाना है, किसी तक कुछ करना है, वो मदद भी हम करेंगे। किसी की मेडिकल प्रॉब्लम है, उसमें भी हम मदद करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, उसमें भी हम मदद करेंगे। मगर जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा है वो लोग जमा कराएं ताकि आगे का साइकिल पूरी तरह से चल सके और आपके जो एक विशेष साइकिल इस समय बन गया है जिसको हम देख रहे हैं। मैंने एक अभी रिसेंटली आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में मैंने कहा कि स्टूडेंट्स की लर्निंग, स्कूल की फीस और स्टाफ की सैलरीज, ये एक साइकिल बनता है। जी। अब इस साइकिल में स्टूडेंट की लर्निंग को तो ज़्यादातर स्कूल्स ने कोशिश की है कि प्रभावित ना हो, और उस लर्निंग से कुछ इस तरह का हो कि कोई भी मोड, अभी जैसे जूम कर रहे थे, कोई गूगल हैंग आउट कर रहे हैं, कोई दूसरा आईटी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल्स को जानता हूं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम भी खरीदे हैं ताकि हमारे बच्चों की लर्निंग प्रभावित ना हो। तो एक एंड तो हमारा मीट कर रहा है, मगर स्कूल्स ने ये भी किया है कि अपने स्टाफ को 4 से 5 घंटे 6 घंटे जितना घर स्कूल में काम कर रहे होते थे, लगभग उतना ही काम टीचर्स तो आज की डेट में कर रहे हैं। वो घर से बच्चों को नोट्स बना रहे हैं, नोट्स व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनको जो भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं उन सब का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की लर्निंग को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। और जो तीसरी बात थी इसी सर्कल की, वो स्टाफ की सैलरीज। तो बच्चों की लर्निंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। आई एम हैप्पी कि सभी स्कूल्स ने इसको बड़ा ही संजीदगी से लिया है। स्कूल की फीस आनी चाहिए, कुछ आ रही है कुछ नहीं आ रही है, मिक्स्ड रिस्पांस है। स्टाफ को सैलरी जानी चाहिए, ये एक बड़ा ही चिंता का मुद्दा है कि सभी स्टाफ को सैलरी सभी स्कूल्स नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, स्कूल्स को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो मार्च तक पहुंचते पहुंचते जो उसके पास पैसा होता है खर्च करने के लिए, वो लास्ट क्वार्टर की फीस ही बचती है। और लास्ट क्वार्टर की फीस यदि उसको नहीं आए तो वो स्टाफ को तनख्वाह देने में सक्षम कोई भी स्कूल नहीं होता है। और ये साइकिल कैसे चलता है कि लास्ट क्वार्टर की फीस से तो मार्च का महीना निकल जाता है, नए एडमिशन्स आने लगते हैं तो उससे आपका अप्रैल का महीना निकल जाता है, और फिर धीरे धीरे जो आपकी रेगुलर फीस आती है उससे आपकी सैलरीज निकलने लगती हैं। आपने नॉर्मली स्कूल्स में देखा होगा, बहुत सारे स्कूल्स ने सैलरी की जो डेट है वो फीस की लास्ट डेट के बाद रखी हुई है। कारण उसके पीछे यही है कि जब तक फीस नहीं आएगी, उनके पास फंड्स नहीं होते, तो वो पैसा नहीं दे सकते स्टाफ सैलरीज में। सो डॉक्टर, ऐसा कोई आप लोग रूल नहीं निकाल सकते? आई मीन जस्ट ऑफ हैंड मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर जैसे 1 साल का आप लोग एडमिशन फ़ीस फोगो कर दीजिए स्कूल वाले, ताकि पेरेंट्स पे भी थोड़ा कम प्रेशर हो कि वहाँ से अगर एडमिशन फ़ीस हटा के बाकी वो पैसे फ़ीस दे दें, तो एटलीस्ट टीचर्स की सैलरी उसमें से निकल जाएगी। तो देखिए, ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या? सभी स्कूल्स, मेरा ऐसा मानना है, इन सब बातों को सोच रहे हैं। अच्छा। सभी स्कूल्स अपने अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मगर स्कूल की जो फाइनेंसेस वर्कआउट होती है वो इस तरह से होती है कि टोटल मनी रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस मेट। उसके बाद जो बचता है वो या तो स्कूल में सरप्लस होता है या वो स्कूल में डेफिसिट होता है। आज आप 4 लाख स्कूल्स में से उठा के देखें तो मैं समझता हूँ एक 10-12 हज़ार स्कूल्स को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर स्कूल्स डेफिसिट में है। अच्छा। ज्यादातर स्कूल्स अपने खर्चे को मीट नहीं कर पाते। अच्छा। स्कूल जो ओनर्स हैं वो अपनी जेब से डाल रहे होते हैं बहुत सारे स्कूल्स में। अब ऐसे में इतना कट ले पाना मैं नहीं समझता कि सभी स्कूल्स के लिए पॉसिबल होगा। दूसरा, इसको इस एंगल से भी यदि आप देखें कि ये जो आज सरकारों ने ये कर दिया कि भाई आप सैलरी तो 7th पे कमीशन के हिसाब से देंगे, बिजली तो आप कमर्शियल रेट पे देंगे, टेलीफोन का बिल आप कमर्शियल रेट पे देंगे, इंश्योरेंस बसेस का आपका कमर्शियल रेट पे होगा, आपका जो बसेस का मेंटेनेंस है वो कमर्शियल होगा, डीजल कमर्शियल होगा, तो सारी चीजें आपको कमर्शियल रेट पे देनी है। और एजुकेशन को आप सब्सिडाइज करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ हर एक स्कूल वाला सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। ये टाइम है स्कूल्स को, जैसे इंडस्ट्री को बेल आउट दिया, जैसे ये टेलीकॉम को बेल आउट की बात कर रहे थे, ऐसे ही स्कूल्स को एक बेल आउट दिया जाए, जिससे कि कुछ नहीं तो यदि
3 महीने की सैलरी मीट करने के लिए और एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, और सरकार फ्री भी ना दे तो एटलीस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवा दे, अच्छा, जिससे कि स्टाफ के लिए सैलरी वगैरह का इंतजाम हो सके और बच्चे जब जून में या जुलाई में वापस स्कूल आएँ तो स्कूल्स को तैयार किया जा सके। अभी हालात बहुत सारे स्कूल्स में, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं स्कूल्स के, संस्था का हेड होने के नाते, तो अभी हालात स्कूल्स में ये हैं कि स्वीपर छोड़ के भाग गए। अब वो स्वीपर आएंगे नहीं आएंगे, सफाई कौन करेगा? हाँ, सिर्फ क्यों छोड़ के भाग गए कि सैलरी कहा गया कि भाई हम मैनेज कर रहे हैं, जैसे ही मैनेज होती है हम आपको देंगे। अब दूसरी तरफ इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट थी, वो उधर भाग गए, वहाँ सैलरी मिल गई उनको। तो ये सब चीज़ें हैं, बड़ा ही एक विशेष सर्कल है जिस पर सरकार को और समाज को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल्स क्योंकि कहीं से फंड्स उनको मिलते नहीं हैं, जो कलेक्टेड फीस है उसी पे काम चला रहे होते हैं, और जो एक हवा बना हुआ है कि स्कूल्स बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आप यदि स्कूल्स की बैलेंस शीट्स उठा के देखें, एक 10-12 हज़ार स्कूल्स के बारे में मैं नहीं कह सकता जो बहुत पहले बन गए थे और जिन्होंने अच्छा मोटा पैसा कमा लिया जब तक रेगुलेशन नहीं था। आज जो भी स्कूल गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से ईमानदारी से चल रहा है, वो स्कूल प्रॉफिट में नहीं है, वो स्कूल नुकसान में है, और उस स्कूल के लिए 1-2 महीने की फीस ना आना एक बहुत बड़ा झटका है, वो अपने खर्चे मीट नहीं कर पाएगा। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जैसे आप बाकी इंडस्ट्रीज को बेल आउट देके बचा रहे हैं, आपको स्कूल्स को बचाना चाहिए, क्योंकि आपके कई करोड़ बच्चे इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और उन बच्चों का भविष्य, यदि स्कूल बंद होता है तो बच्चे की लर्निंग प्रभावित होती है। दूसरा स्कूल उस एरिया में है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा स्कूल है या नहीं, वो भी डिपेंड करता है। तो बच्चों को बचाने के लिए, स्कूल्स को बचाने के लिए मैं समझता हूँ सरकार को आगे आना चाहिए। डॉक्टर, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन कि लॉकडाउन के बाद क्या हालात होगी स्कूल्स की? एज इट इज़ आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग तभी भी करना होगा। क्या बच्चे मास्क पहन के आएंगे? बसेस में वो कैसे ट्रैवल करेंगे? क्या पेरेंट्स अब उनको स्कूल छोड़ने जाएंगे? क्लासरूम में 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना होगा। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या हालात होंगे आफ्टर लॉकडाउन। देखिए, ये आपने यक्ष प्रश्न पूछ लिया है। इसका जवाब बड़ा ही मुश्किल है कि स्कूल्स के पास हर चीज़ की बड़ी ही लिमिटेड कैपेबिलिटी है। बसेस लिमिटेड हैं, क्लासरूम्स लिमिटेड हैं, फील्ड्स लिमिटेड हैं, टीचर्स लिमिटेड हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो हम फोर्स ही कर भी रहे हैं, और सभी स्कूल्स अपने अपने स्तर पे प्लान भी कर रहे हैं, मगर जैसे स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाया जाए। अच्छा, हाँ, जैसे आज हमारे पास, बट हर चीज़ के अपने एक्सपेंसेस हैं। जैसे आज नॉर्मल स्कूल जब चलता है तो बस एक बार सुबह लेने जाती है, एक बार शाम को छोड़ने जाती है, मतलब एक बस 4 फेरे करती है, लेने जाना, लेके आना, फिर छोड़ने जाना, फिर वापस आना। तो जो 4 फेरे बस अभी कर रही है, उस केस में 8 फेरे हो जाएंगे यदि हम 2 शिफ्ट कर देते हैं। तो उसी हिसाब से स्टाफ को तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको डीजल पेट्रोल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो ये तो हुआ ट्रांसपोर्ट का बात। अब आती है क्लासरूम्स में। क्लासरूम्स में यस वी कैन मैनेज। जो अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ ऑलरेडी जो रेशियो कम रखा गया है, जैसे हम लोग करीब 30 बच्चों के आसपास एक क्लासरूम में रखते हैं, तो हम 15 बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में और 15 बच्चे सेकंड शिफ्ट में पढ़ाना चाहें तो ऐसा हो सकता है, और हम सब लोग उस लेवल पे सोच भी रहे हैं। अब बात आती है टीचर्स का एडिशनल एंगेजमेंट। जैसे अभी वो 6 घंटे काम करते थे, इस केस में उनको करीब 12 घंटे या 10 घंटे काम करना पड़ेगा। और भी कई सारे इश्यूज हैं, जैसे यूनिफॉर्म है। बच्चा यूनिफॉर्म कहाँ से खरीदेगा? खरीद भी लेगा तो वो उसको सैनिटाइज कराना है। फिर ट्रांजिशंस हैं, ब्रेक्स हैं। जैसे कि स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, आप हाफ कैपेसिटी भी कर दो तो 1000 बच्चे ब्रेक में बाहर निकलेंगे, पानी पीने निकलेंगे, टॉयलेट्स जाएंगे, तो वो आपके इन्फेक्शन के चांसेस बच्चों के लिए बढ़ जाते हैं। और दूसरा टिफिन्स हैं। स्कूल को तो सैनिटाइज किया जाना पड़ेगा ही, आपको स्कूल तो पूरी तरह से सैनिटाइज करना ही पड़ेगा, बट कई बार क्या है, जो टिफिन्स हैं वो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते हैं, उसकी भी एक एक्स्ट्रा केयर स्कूल को लेनी पड़ेगी कि बच्चे इस तरह का कुछ ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा आपने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग में बच्चों को ट्रेन किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज के बच्चे ऑलरेडी कोरोना के बारे में इतना सारा जान चुके हैं।
प्रिंसिपल्स पहले दिन अपने स्कूल में एक मीटिंग लें, सोशल डिस्टेंसिंग का एक एग्जाम्पल पेश करें और उसके बाद क्लासरूम्स में सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करें, मेंटेन करें और दिन में हर क्लास में सैनिटाइजर हो, हर बाथरूम में साबुन हो। तो उन सब चीज़ों से बच्चों को अवेयर किया जाए। टीचर हर एक पीरियड में कोशिश करे कि बच्चे एक एक करके जाएं, अपना हैंड वॉश करके आएँ या क्लासरूम में सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। इस समय जो 4 मिलियन टीचर्स हैं हिंदुस्तान में, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों की लर्निंग प्रभावित ना हो, एजुकेशन प्रभावित ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सभी टीचर्स का एक तो शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप अपना घर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, आप भी कोरोना वॉरियर्स की तरह से, जैसे डॉक्टर्स और अदर्स लगे हुए हैं, आपको टेक्नोलॉजी नहीं भी आती थी तब भी आपने सीखी है और आप बच्चों को घर से भी पढ़ा रहे हैं। और आई एम हैप्पी कि बच्चों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारे टीचर्स हमारे डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, वो भी उस कंडीशन में जब बच्चों के पास उस क्लास की किताब भी नहीं है, क्योंकि मार्केट खुला नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है। फिर भी जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह की बात कर रहे थे, उन सब का इस्तेमाल करके टीचर्स बच्चों की लर्निंग को प्रभावित नहीं दे रहे हैं। जी। So we should thank all the teachers and all the educationists also. और इसी के साथ हम ये अपना एपिसोड समाप्त करते हैं डॉक्टर। और पेरेंट्स, आई एम श्योर आप अपने बच्चों को जब घर देख रहे हैं तो आपको अब एहसास होता होगा कि कितना मुश्किल है हमारे टीचर्स को इतने सारे बच्चों को एक साथ रख के एंगेज्ड। हम लोग 1 या 2 बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे और हमारे टीचर्स एक क्लास के 30 बच्चों को 7-8 घंटे उन लोग कैसे उनको एंगेज रखते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आवर टीचर्स। और मैं आशा करूँगी कि पेरेंट्स जो फ़ीस दे पाएँ वो ज़रूर स्कूल में जाके फ़ीस जमा करें, और जो स्कूल्स उस लायक है वो भी अपने टीचर्स को सैलरी दे, क्योंकि आपका स्कूल तभी चल सकता है अगर टीचर्स हैं। और पेरेंट्स, आपके बच्चे तभी पढ़ सकते हैं जब आप फ़ीस दें और टीचर्स की सैलरी निकालें। सो इसी के साथ ये एपिसोड अब हम समाप्त करते हैं। और आप घर के अंदर बने रहिए, लॉकडाउन अभी भी जारी है 3 मई तक। एंड आप घर के अंदर तो कोरोना घर के बाहर। धन्यवाद। थैंक यू।